मैं नरेंद्र पांडे फिर से कार्यक्रम चौपाल लेकर के उपस्थित हो चुका हूँ। 7:30 बजने की हम कहें 7:40 होने को हो चुके हैं। तो शाम का समय, चौपाल का समय, और आज का विषय रोका छेका, किसने रोका। तो सबसे पहला प्रश्न सत्ता पक्ष का होगा। शुभम पेंडो जी यहाँ बैठे हैं, साथ ही साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना विचार और अपना पक्ष रखने के लिए हमारे पास में उत्तर मरवाही से किशन ठाकुर जी उपलब्ध हैं। चौबे जी हमारे पास उपस्थित हैं जनता कांग्रेस जोगी जी से। 3 पैनलिस्ट, साथ में डॉक्टर गंभीर सिंह जी, प्रसिद्ध चिकित्सक, समाजसेवी और मरवाही की तरफ से एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव भी रखते हैं, तो उनके भी अब टिप्पणी यहाँ पे लेते रहेंगे। साथ में ही STG न्यूज के संवाददाता तपेश्वर चंद्रा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे भी हम समय समय पे कुछ बातों को उठा लेना चाहेंगे कि उनके क्षेत्र में ये जो रोका छेका की जो योजना चल रही है वैसे कैसे। शुभम जी, वैसे तो ये रोका छेका कोई नया मुद्दा नहीं है, पुरानी ही बात है। मैं बाकी लोग को निवेदन करूंगा माइक को बंद कर लेंगे प्लीज अपना, जैसे समय आएगा तो माइक चालू हो जाएगी, जिनसे प्रश्न पूछा जाए तो स्पष्ट आवाज आएगी हमारे पास में भी। खासकर विनय भैया, मैं थोड़ी देर के लिए आपके माइक को रोक रहा हूँ जी, धन्यवाद। शुभम जी से मेरा पहला प्रश्न रहेगा। शुभम जी, वैसे तो ये कोई नई योजना नहीं है, रोका छेका पुरानी योजना है, और इसमें एक नया फ्लेवर देकर के हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक बढ़िया योजना को शायद लाया। विनय जी अपना माइक को बंद कर लीजिए ना प्लीज। विनय बंद कर। हाँ, धन्यवाद विनय भैया। क्या होता ना, आवाज इधर गूंजती है तो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा तकलीफ होती है। चलिए, रोका छेका की योजना पहले भी चल रही थी। गांव के जो प्रसिद्ध लोग होते थे, जो संभ्रांत लोग होते थे, जिनकी लोग बात मानते, चाहे वो सरपंच हो, चाहे गांव का कोई मुखिया हो या पटेल हो या कुछ यादव लोग मिलकर के डिसीजन लेते थे कि हम जो हमारे मवेशी हैं, खास करके ये जो मौसम आषाढ़ और सावन का होता है, जब खेती का समय आता है तो मवेशी खेत की ओर न जाए, उन्हें गांव में ही रखा जाए, एक चारागाह बनाया जाए और वहां पे उन्हें बांध करके रखा जाए, उनके लिए वहीं पे चारा की व्यवस्था की जाएगी। यदि कुछ बाहर जाएंगे तो जो भी पशु मालिक हैं उनके ऊपर में कार्रवाई होगी। ये तो पहले भी चलती थी। तो भूपेश बघेल जी ने ये रोका छेका चालू करके क्या बताना चाह रहे थे शुभम जी? एक्चुअली सरकार की मंशा बहुत अच्छी थी कि रोका छेका इसलिए जरूरी था कि आप भी आए दिन आप देखते होंगे रोडों में लगातार मवेशियों का कहीं ना कहीं दुर्घटना हम देखते हैं, जान माल की हानि, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होते हैं। आप लगातार, मैं CSC में ये हाल देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये नुकसान होता है। ये नुकसान किसी और का नहीं, हमारे अपने लोगों का ही होता है। यदि गाय भी खत्म हो रही है तो वो भी हमारे अपने ही है, यदि किसी की गाड़ी खराब हो रही है तो वो भी हमारा अपना है, और किसी का जान जा रहा है तो वो भी हमारा अपना है। तो हमारे अपनों को बचाने के लिए जो सरकार ने ये योजना लाई थी, कि कहीं ना कहीं उस पर उनका विचार बहुत अच्छा था कि हम सब मिलके एक सरकार की योजना के तहत लोगों का जान बचाने का जो स्कीम था, ये रोका छेका, बहुत ही अच्छा उनका विचार था कि कहीं ना कहीं हमारे सरकार के द्वारा सरकार ने तो बहुत अच्छा क्रियान्वयन लाया, बट उसको प्रशासन ने उतने अच्छे से नहीं लिया जिस हिसाब से ये होना था। जिस हिसाब से जिस कड़ाई से सब चीजों को एकदम संगठित तरीके से एकदम सुनिश्चित करके जिस तरीके से चलाना था, वो हो नहीं पाया। तो इसके लिए तो मैं भी थोड़ा सा आगाहित है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे ही लोग होते हैं जिनका एक्सीडेंट होता है, तो दुख लगता है अपनों को ही, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज हमको ही नुकसानदायक होता है। विनय जी, शुभम ने तो एक बात को तो मान लिया कि शासन की बड़ी अच्छी योजना है, लेकिन प्रशासन ने कमजोरी कर दी है और दुर्घटनाएं होती हैं, मवेशी की भी होती है और हमारे जानमाल की भी होती है, दोनों चीजें हुई यहाँ पे। कहाँ, आपको क्या लगता है कहाँ पे प्रशासन से चूक हो रही है? एक जनप्रतिनिधि आप भी हैं, क्यों मुझे इतनी अच्छी मैं यह प्रश्न शुभम विनय से ले रहा हूँ। विनय जी, यह प्रश्न आपके लिए है, कहाँ पे प्रशासन इतना ढीला क्यों है जब इतनी अच्छी योजना आई है? तो विनय जी का नेटवर्क शायद प्रॉब्लम हुई या कुछ फोन आ रहे थे शायद कट गए। किशन जी, ये एक अच्छी योजना, आपका स्पीकर ऑन कर लीजिए प्लीज, माइक ऑन करेंगे
एक अच्छी योजना है ऐसा शुभम जी ने कहा। कितने मवेशी रोका छेका के अंतर्गत में रुक गए हैं, या अभी भी? जैसा कि निश्चित ही मेरा प्रश्न अभी आपसे ये है कि रोका छेका कौन कर रहा है? कि वास्तव में जो है, हाँ जी जी, जैसा कि शुभम ने अभी कहा, वास्तव में शासन की बहुत अच्छी मंशा थी, बहुत अच्छे मंशा से जो उन्होंने काम प्रारंभ किया, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा जो है कार्य जो है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। और आज भी अभी आप बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, यही मरवाही का ही आए दिन जो है बस स्टैंड में गाय जो है एक्सीडेंट हो रही है, कई लोग एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले विशेषकर। अगर काली गाय या भैंस है तो निश्चित ही एक्सीडेंट होता ही है, क्योंकि दिखता नहीं लाइट पे। और विशेषकर अगर उधर से कोई वाहन आ रहा है, इधर से हम बाइक में जा रहे हैं, निश्चित एक्सीडेंट होता है। और इसके अलावा अपन जितने भी गौठान देख रहे हैं, एक आध नहीं कह सकता कहीं ठीक हो तो, नहीं तो लगभग जितने गौठान है सभी जो है धराशायी हो गए हैं। ना तो वहां एक जानवर है और ना ही कोई रोकने वाला है, ना कोई देखने वाला है वहां पर। इसी तारतम्य में अभी हम लोग मरवाही में जो है अभी कुछ दिन पहले जो है एक प्रारंभ किए थे। शायद शुभम शायद उस दिन नहीं थे, शायद ऐसा लगता है मेरे को, लेकिन एक प्रारंभ किए तो उसमें प्रशासन भी था, जनप्रतिनिधि भी थे और कई लोग थे, प्रशासनिक तहसीलदार महोदय थे, एसडीएम महोदय थे। तो एक प्रारंभ किए, चलो भैया जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जैसे कुम्हारी में, मरवाही में, अपन 2-3 गांव लिए थे अभी, और धीरे धीरे पूरे ब्लॉक में वो प्रारंभ करना था, लेकिन शायद वो भी बहुत अच्छे सुचारू से अपन नहीं कर पाए। एक ही दिन किया, उसके बाद जो है अभी तक कहीं कुछ नहीं हो पाया है जी। और आए दिन जो है कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त होते जा रहे हैं। जी भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल किशन जी, ये बातें अभी शुभम ने भी कही और यही बातें आपने भी कही कि दुर्घटनाएं निरंतर हो रही हैं। विनय जी, प्रश्न आपसे है कि प्रशासन इतना ढीला क्यों है? जनप्रतिनिधि स्ट्रांग या जनप्रतिनिधि की कमजोरी है? विनय, क्षमा चाहूंगा, अभी कॉल कट गया था मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं विनय जी। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा भैया, ये चौपाल के माध्यम से, कि ये जो रोका छेका अभियान भूपेश बघेल जी के द्वारा चलाया जा रहा है, ये योजना सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया है। रोका छेका अभियान एक हमारे भारत की परंपरा रही है, जो इस समय हमेशा गांव के पटेल, गांव के कोटवार के माध्यम से ये चलाया जाता था। उस परंपरा को भी भूपेश बघेल आगे नहीं बढ़ा पा रही है, कागजों में कर रह गया। और ये लोग दिखावा। विनय जी, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए, शायद आवाज ठीक हो जाए। वीडियो बंद कर दीजिए। हाँ जी विनय जी। तो मेरा यही आप लोगों से चौपाल के माध्यम से कहना है कि प्रशासन शासन सिर्फ कागजों के माध्यम से ये रोका छेका अभियान को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही है, जबकि ये पूरी तरीके से फेल योजना है। शासन इसको नीति निर्धारण ही शासन गलत तरीके से कर रही है। परंपरा को निभाने का प्रयास ये इनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वो भी निभा भी नहीं पा रही है। जी बिल्कुल ठीक है विनय जी। मैं यहाँ पे इस बात से हूँ कि कहीं ना कहीं योजना ठीक है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते यह योजना कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जाती दिखाई दे रही है। जनप्रतिनिधि डॉक्टर गंभीर सिंह जुड़े हुए हैं, जनप्रतिनिधि डॉक्टर गंभीर सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ा सा डॉक्टर गंभीर सिंह जी से भी समझना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले चिकित्सक होने के नाते ये जो दुर्घटनाएं होती हैं, इसके केसेस भी आप लोगों के पास तक तो पहुंचते होंगे, तो किस प्रकार की और कितनी जान माल और धन की हानि होती है? एक प्रश्न तो मेरा आपसे ये रहेगा। दूसरा, अगर प्रशासन मुस्तैदी से काम नहीं कर पा रहा है तो दोष किसका है? गंभीर जी। देखिए, किसी तरह से
जो जान माल अगर कहीं भी एक्सीडेंट के रूप में अगर आता है तो बहुत ही सीरियस किस्म के ही केसेस आते हैं। जैसे अभी शुभम भी बता रहे थे कि चाहे लोग बाग ज्यादातर हमारे जो युवा साथी हैं जो रात में मोटरसाइकिल से निकलते हैं, निश्चित रूप से हमारा जो करीब 20 साल से लेके 40-50 साल के जो लोग हैं, ये सारे काम करने वाले लोग रहते हैं। इनका किसी भी तरीके से नुकसान होना, किसी भी तरीके के एक्सीडेंट होना, आप समझ सकते हैं कि न सिर्फ एक परिवार का बल्कि एक पूरे राज्य का और नेशन का नुकसान होता है। क्योंकि मान लो कोई आदमी टीचर है, उसमें कोई हेल्थ वर्कर है, कोई कुछ और काम करने वाला है, अगर वो हैंडीकैप्ड हो गया तो वो तो घर का तो नुकसान होता ही है, व्यक्तिगत नुकसान तो उसका है ही है, इकोनॉमिकल लॉस बहुत होता है। तो ये एक ऐसा मसला है जिसमें इसको इतना आसानी से नहीं लिया जाना चाहिए। और शासन की मंशा निश्चित रूप से बहुत शायद अच्छी थी इसको करने के लिए, लेकिन जमीनी स्तर में जब तक आप वहां के लोगों को इसमें नहीं जोड़ेंगे, और ये तो सर्वविदित है सभी लोगों को, जो प्रशासन में जो लोग बैठे रहते हैं ना, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इसको कोई ना माने तो फिर कुछ नहीं। क्या होता है, हम उनकी तरफ देखते हैं, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि भाई वो हड़ताल के उसको ले जाएंगे। पहले एक व्यवस्था हुआ करता था कांजी हाउस, जब भी ऐसे मतलब चीजें होती थी तो एक समय में उसको कांजी हाउस में रख दिया जाता था और सबको पता होता था विधिवत कि कांजी हाउस होते कहाँ पर हैं। अभी आपने उन सारे चीजों को अलग कर दिया, रहने देते आप कांजी हाउस को, कांजी हाउस के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, वहां पर भी सारे जो लोग रहते हैं सरकारी अमला के ही लोग रहते हैं, लेकिन अब अभी जैसे तमाम लोगों ने कहा कि भाई गांव का जो कोटवार है, गांव के जो सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, पंच हैं, उन लोगों सबको पता होता था कि भाई इसका व्यवस्था कैसा है। तो जब तक ग्रामीण लोगों को, हमारे अपने लोगों को जब तक हम उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उनकी सहभागिता नहीं होगी, तो ये सारी चीजें नहीं होने वाला है। और पर्टिकुलरली हमारे जो एरिया गौरेला, पेंड्रा, मरवाही की बात मैं अगर करूं तो कृषि का जो जहां तक संचालन होता है, सारे जो किसान हैं लगभग वही 15 जून के आसपास से सारे जो अपनी जो भी चौपाए हैं इनको अपने अपने घरों में व्यवस्थित करते हैं। दुर्भाग्य से क्या हुआ है कि अब लोगों की जब ये सारी चीजें हुई हैं, लोग घर में मतलब उनको बांधने के लिए कोठार नहीं है। गांव में जो जगह है उनको आप वैसे भी मतलब सीमित कर दिए हैं। पहले हर किसी के यहाँ कोठार एक ऐसी चीज होती थी कि उसमें जितने भी मतलब जानवर हैं बड़े अच्छे से रखने का उनका व्यवस्था होता था, तो वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो दिक्कतें हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से लोगों के साथ में मिलके आपने नहीं किया है, सिर्फ मतलब जैसे अभी विनय जी बोल रहे थे कि कागजों में आपने बना दिया, लेकिन प्रैक्टिकल जो चीजें हैं वो आपने नहीं किया। ये प्रमुख कारण है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन तो यहीं पे था कि प्रशासन कहाँ पे कमजोर पड़ गया, क्या इसकी जवाबदारी कौन लेगा कि प्रशासन सही से काम नहीं कर पा रहा। प्रशासन और शासन तो कभी मेरे जवाबदारी, अगर जिस दिन वो उनकी जवाबदेही रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फिक्स हो तो बात ही क्या है। वो कभी जवाबदारी नहीं लेते, बल्कि अपनी जवाबदारी को वो किसी और के सिर मर देते हैं कि प्रशासन जवाबदारी नहीं लेगा, लेकिन शासन में जो बैठे लोग हैं वो जनप्रतिनिधि हैं, जनता, और वो जनप्रतिनिधि सीएम से लेकर के सरपंच तक आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस योजना को चालू करने के पीछे जनप्रतिनिधि होना चाहिए। क्या मैं मानूं? बिल्कुल। अभी डॉक्टर साहब, क्या इसको माना जा सकता है कि प्रशासन जनप्रतिनिधि के ऊपर में हावी हो गया है? हाँ बिल्कुल। अभी आपके सामने हमारा जो भांजा है शुभम बोला ना कि भाई उनको जाके जब ये सारी चीज, उनका डर ही नहीं है, उन्होंने जाके आवेदन उन्होंने दिया हुआ है वहां पर। बल्कि होना तो ये चाहिए था कि जैसे अभी हमारे किशन भैया बता रहे थे, जब रोड में उतरे थे, ये सारे अधिकारियों को वहां पर खड़े रहना चाहिए, पूछना चाहिए था भाई दिक्कत क्या है बताइए भाई, क्योंकि ये शासन की योजना है। शासन की योजना का फेलवर मतलब प्रशासन के जो लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो बहुत समझने वाली चीज है, लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ शासन और प्रशासन के बीच में मतलब खामी है, प्रशासन में जो लोग बैठे हैं उनमें इच्छा शक्ति का अभाव है, उनको कोई मतलब नहीं है करना क्या है। ये तो आपके इसी उत्तर से शुभम के लिए प्रश्न है। शुभम, प्रशासन आप अगर सत्ता पक्ष की बात नहीं सुन पा रहा है, जनप्रतिनिधि की बात को अनदेखा कर रहा है, तो कहीं क्या आप लोगों को अब जोड़ने में कमजोर हो रहे हैं? हम तो बहुत सख्त कार्रवाई लेने का सोच रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से अनसुना कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनका नुकसान नहीं, हमारे क्षेत्र का नुकसान है, हमारे लोगों का नुकसान है।
एक कतई इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं इस पे कड़ा से कड़ा एक्शन लेंगे ताकि उनका कान में जो रूह है वो गूंजे, थोड़ा सा हमारी बात उन तक सुनाई दे। क्योंकि अभी इतनी, यदि अपने क्षेत्र की चीजों को हम अपने हाथ से ही नहीं संभाल सकते तो फिर हमारे जनप्रतिनिधि होने का मतलब नहीं। तो मैं भी मानता हूँ, ये बात सच है कि यदि हम अपने चीजों को अपने तरीके से सॉल्व नहीं करते तो फिर हमारे होना नगण्य हो जाता है। तो इस चीज के लिए तो मैं भी बोल रहा हूँ कि इस पे अभी ज्ञापन दिया गया है। अब यदि नहीं सुनेंगे, कल फिर एक ज्ञापन दिया जाएगा, कल या परसों, और उसके बाद फिर नहीं सुनेंगे तो उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। विनय जी, क्या क्या कांग्रेस की सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं वे जनता को जोड़ने में और जनता को समझाने में कहीं कमजोर हो गए हैं, आपको लगता है? इसलिए प्रशासन इनकी बात नहीं सुन रहा है। वीडियो बंद कर लीजिए, आपका नेटवर्क पुअर है वहां पे, इससे आपकी आवाज नहीं आई। विनय भाई विनय भाई, वीडियो को बंद कर लेंगे तो शायद आवाज आपकी यहाँ तक आए। आवाज नहीं आ पा रही है। जी विनय। जी अब आ रही है, बताइए। हाँ बिल्कुल, मेरा प्रश्न यह था, क्या कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जनता को सही बातें पहुंचाने में, जनता को जोड़ने में कुछ कमजोर हुए हैं, जिसके चलते प्रशासन उनकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा है और इतनी अच्छी योजनाएं जो हैं वो केवल कागजी में रह रही है? आपका ये कहना बिल्कुल सही है। कांग्रेस जब से सत्ता में आई है तब से इनके पार्टी में सिर्फ गुटबाजी हावी है। सब अपनी अपनी चलाने को सोच रहे हैं। जनता की बातों को कोई भी ये लोग रखने में नाकामयाब सिद्ध हो रहे हैं। इसका फायदा प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी उठा रहे हैं और ये इनकी गुटबाजी का फायदा वो ले रहे हैं और ये सिर्फ अपना नंबर बढ़ाने की सोच रहे हैं। मरवाही पेंड्रा गौरेला में मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ कम से कम जब 2 साल से सरकार बनी, 2-2.5 साल हो गया इनकी सरकार को बने, यहाँ 5 गुट हो गए हैं। जिला अध्यक्ष का एक अपना अलग गुट हो गया है, प्रभारी मंत्री का अपना अलग गुट हो गया है, जो भी कांग्रेस से आए लोगों का अपना एक अलग गुट हो गया है। तो ये सिर्फ अपने लिए ही प्रयासरत है, ना कि जनता के लिए प्रयासरत है। इनका पूरा फायदा प्रशासन के लोग उठा रहे हैं और वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। उसी का खामियाजा है नरेंद्र भैया। मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे प्रदेश में गौठान के मुद्दे पे हमारा चर्चा हो रहा है, रोका छेका अभियान के। पूरे प्रदेश में मरवाही पेंड्रा गौर छोड़ के बता दूं, रायपुर से लेके मरवाही तक आ जाइए, एक भी ऐसा रोड या सड़क नहीं मिलेगा गाय बीच में ना बैठे। तो ये किसका सुना जा रहा है? रोका, इससे सबसे ज्यादा फायदा तो हुआ है, लगता है उनका ही सुना जा रहा है कि हम लोग सड़क में बैठेंगे। किसानों का नुकसान हो रहा है, जनप्रतिनिधियों को तो नुकसान हो ही रहा है, इसका फायदा प्रशासन के लोग उठा रहे हैं। ये मेरा कहना है मेरे लिए। जी विनय जी, मतलब रोका छेका किसने रोका? तो हम इस प्रश्न को बार बार मैं ले रहा हूँ कि रोका किसने? जिसको जवाबदारी दी गई थी पशुओं को रोकना है तो पशु तो बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधियों को और जनता को ही रोका जा रहा है, जनता को ही रोका जा रहा है। कुल मिलाकर वही। किशन जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। रोका छेका एक अच्छा अभियान था। इस दौरान में बहुत सारी योजनाएं को चालू करने की थी, जिसमें कहा गया था कि जो भी स्व सहायता समूह के द्वारा जो उत्पाद बनाए गए हैं उनका वितरण होगा। एक पशु स्वास्थ्य शिविर भी लगाने की बात थी, क्योंकि जब खेती किसानी का समय आता है तो बीमारी का भी समय आता है और बहुत सारे पशु बीमार भी होते हैं। आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, कितने पशु शिविर अब तक लग चुके हैं आपके क्षेत्र में? किशन जी, मेरे यहाँ मेरी जानकारी में तो कहीं कोई शिविर नहीं लगा है, बल्कि ये जरूर आ रहा है कि जिनको जो टीके लगे हैं कुछ जगह शिविर नहीं लगा है, लेकिन टीका अगर कई जानवरों को लगे तो बताते हैं वहां भी जो है कई जानवर जो है खत्म हो चुके हैं। ऐसी भी स्थिति आ रही है। तो कहीं ना कहीं उस दवा की जांच करानी भी आवश्यक है कि कहीं उसके कारण, उस टीके के कारण तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा है। और बहुत से गांव से तो ऐसा आता है कि भैया वो टीका लगाने के लिए बोल के गए थे डॉक्टर साहब या जो अपने ढोर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी हैं,
लेकिन आज तक वो आ ही नहीं रहे हैं। जी तो ऐसी भी स्थिति निर्मित हो रही है कई बार। जी जी किशन जी, विनय और जी। ऐसा कोई शिविर शायद मेरे दिमाग में नहीं है या मेरे ध्यान में नहीं है कि ऐसा कोई शिविर अभी तक जो है लगा हो अपने इस क्षेत्र पे। विनय जी और भाई साहब, यहाँ तक कि जो खाद, जो कि किसान बहुत अच्छे से जो खाद, गोबर का खाद बनाते थे, बहुत अच्छे से, अच्छी क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का, साल 2 साल 3 साल से सड़ा कर जो है उसको खेत में डालते थे। लेकिन अभी ये हालत है कि उन्होंने गोबर तो खरीद लिया और गोबर खरीद लिया, गोबर को फेंक दिया। उसके लिए एक व्यवस्थित जो तरीका होता है, जैसे केचुआ खाद वगैरह जो बना रहे हैं, कहीं कुछ नहीं, पूरा मिट्टी, और जबरदस्ती जो है मिट्टी जो है खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं किसानों को। जिनके केसीसी क्रेडिट कार्ड वगैरह बना हुआ है उनको मजबूर कर रहे हैं कि आपको लेना ही पड़ेगा। भाई मेरे यहाँ ऑलरेडी अगर पर्याप्त खाद है, मैं क्यों लूं? तो अगर आप नहीं लेंगे तो आपको जो है किसी प्रकार से उसका लाभ नहीं मिलेगा। आप जो है माने धान नहीं बेच पाएंगे, माने कुल मिला के सीधे सीधे शासन और प्रशासन का दबाव। भाई आप वहां व्यवस्था कहां दे पा रहे हैं? व्यवस्था आप बिगाड़ रहे हैं। व्यवस्था बनाने के बाद सरकार का काम है व्यवस्था बनाना, प्रशासन काम है उसको सुचारू रूप से चलाना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि और जो है आप व्यवस्था फैला रहे हैं। भाई हमारे क्षेत्र में लगभग सभी लोग किसान हैं, भले कोई कर्मचारी हो या कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसान पहले हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ये स्थिति है अभी कि जबरदस्ती जो है उनको खाद दिया जा रहा है, आपको लेना ही पड़ेगा दबाव में। तो ये जो है अच्छी व्यवस्था नहीं है। जी बिल्कुल। जी आदरणीय जी किशन जी। शुभम जी, सीधा सीधा आरोप है वैसे किशन जी का। जैसा चाचा ने बोला ये चीज बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं लगातार गौठानों का भी मुआयना करते रहता हूँ। वो आपका गुल्लीदान हो, जो मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में जितने भी गौठान है, गुल्लीदान हो, कछार हो, चाहे फिर आपका कुम्हारी का हो, वहाँ जितने भी समूह है बहुत अच्छा खाद बना रही है। मैं खुद अपने आंखों से देखता हूँ और मैं खुद अपने घर लेके आया था अभी खाद। मैं खुद खरीद रहा हूँ वहाँ का खाद, अपने घर के लिए मैं खुद लिया हूँ। और वहाँ खाद सच में बहुत अच्छा बना रहे हैं। उनका जो कोचिया 2 टाइप का वो खाद बनाते हैं, ठीक है, 2 टाइप के उनके खाद के बनाने का प्रोसेस है, एक केचुआ वाला, एक नॉर्मल। दोनों खाद की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और जो दबाव देने वाली बात है, मैं भी सोसाइटी जा गया था, पर अभी तक ऐसी किसी भी किसान की समस्या मेरे तक अभी तक नहीं आई है। और मेरे तक तो हर छोटी से छोटी एक स्नेक बाइट से लेके बियर बाइट से लेके हर छोटी समस्या आती है। यदि ये समस्या नहीं आई है तो मेरे को नहीं लगता कि अभी तक ये बात मेरे तक तो बिल्कुल नहीं आई। यदि ऐसा कुछ आपको लगता है तो आप मेरे को बिल्कुल बस सूचना दें, मैं वहां जाके अपने आंखों से अपने हाथों से सब चीजों को करूंगा। और यदि ऐसा कुछ बात आ रहा है तो तुरंत से तुरंत उसका निवारण करेंगे। और दूसरी बात, यदि आप बोल रहे हैं कि पशुओं का टीका वाला, वो भी गलत है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी सूचना नहीं आया है मेरे को अपने क्षेत्र से, ना ही पूरे जिले से, कि किसी के टीके लगने पे, किसी पशु को टीका लगने के बाद वो खत्म हो गया हो। क्योंकि यहाँ मेरे को जहां तक पता है, दिन में मेरे पास 150 से 200 कॉल आते हैं हर दिन जनता के, और कभी भी ये समस्या अभी तक नहीं आई है मेरे तक। नरन भैया जी जी अर्जुन जी नमस्कार, बोले। नमस्कार भैया, सभी को मेरा सादर नमन, नमस्कार। हेलो जी हाँ अर्जुन जी बिल्कुल बोलिए। जी, जो शुभम भैया अभी जिस चीज को बोल रहे हैं कि किसी भी गौठान में ऐसा कोई बात नहीं है जी। आप मेरे को शुभम भैया, मैं आपके माध्यम से भैया ये पूछना चाहता हूँ कि वो बता दें कि ऐसा कौन सा गोबर है जो 1 सप्ताह से 10 दिन में सड़ जाए और उसको बोरी में पैकिंग करके 10 रुपया प्लस 6 रुपये किलो में बेच दिया जाए। मैं शुभम भैया पूछना चाहता हूँ ऐसा कौन सा गोबर है? वो एक प्रोसेस होता है, एक्चुअली आपको भी पता होगा, वो एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है। ऐसी चीजें हैं जिसमें थोड़ा सा केमिकल भी यूज किया जाता है, कहीं ना केमिकल यूज किया जाता है। और वो जो उनकी क्वालिटी है केचुआ की, केमिकल क्यों? इसलिए सरकार क्या योजना चलाया कि हम यूरिया नहीं डालेंगे, इफको नहीं डालेंगे, उससे जमीन बंजर होगा। तो फिर गोबर खाद डाल रहे हैं तो उसमें केमिकल क्यों? कचुआ खाद बना के शुद्ध दीजिए ना। अरे तो इतने समय में क्या आपको खाद मिल पाएगा इतने लोगों को? हम जो चाह रहे हैं कि ये चीज ना हो, कम से कम यूरिया यूज हो। शुभम भैया, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आज सरकार 2-2.5 साल हो गई, तब से सरकार ने ये गौठान योजना चालू किया,
है ना, गोबर खरीदना चालू किया। तो क्या एक सप्ताह में ही ऐसा स्थिति आ गया कि एक सप्ताह में गोबर को सड़ाओ और बोरी में पैक करो और लोगों को दो, और वो भी एक हफ्ते में नहीं बन पाता, उसका प्रोसेस कम से कम 15 दिन लगते हैं, 15 से 20 दिन लगता है, जो मैंने देखा है 15 से 20 दिन उनको लगता ही है। मान लिया कि एक सप्ताह से 15 दिन लगता है, तो ऐसा कौन सा गोबर है कि जो आपको केमिकल डालने के बाद सड़ गया? तो केमिकल क्यों भाई, केमिकल क्यों डालते हैं? केमिकल यूज नहीं किया जाता। अर्जुन जी आपको मैं एक बात बता दूं, जब केचुआ खाते हैं उसकी क्वांटिटी होती है। 1 मिनट पहले आप बोले आपको मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप पहले बात सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए अर्जुन जी। मेटर क्या होता है, देखिए एक लिक्विड होता है जिसको केमिकल बोलते हैं, क्या नहीं पता मुझे, लिक्विड होता है जिसको डाला जाता है और साथ में केचुआ डाला जाता है, ठीक है। इसलिए डाला जाता है केचुआ क्योंकि केचुआ ही तो सड़ाएगा ना, वो जितनी ज्यादा क्वांटिटी में खाएगा। आप ऐसे भी गोबर रख दोगे तो मिट्टी के अंदर केचुआ है। आप आइए, स्वागत है। आप कल ग्राम पंचायत सेवरदरी गौठान में दिखाता हूँ आपको, मगुर्दा गौठान में दिखाता हूँ, नाका गौठान में दिखाता हूँ। जो केचुआ वाला खाद है वो खाद सारे लोग उठा लिए, जहां तक कि मैं भी कल परसों उठा के लेके आया। लेकिन जिसमें केचुआ नहीं डाला गया, जिसमें केमिकल डाला गया, 10 से 12 दिन के अंदर उसको पैकिंग करके अभी भी पड़ा हुआ है गौठान। तो इस टाइप के केमिकल डाल के किसानों को अर्जुन भैया, वैसे जनप्रतिनिधि मैं आपके क्षेत्र का ही हूँ, आपने भी वोट दिया था मेरे को, ये समस्या आपको पहले भी बतानी थी मुझे। जो मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्र के ही हैं सब लोग, तो मेरे को ये खामी भी लगती है अपने लोगों की, अपने क्षेत्र के लोगों की, कि अपनी समस्या को अपने तक ही रखते हैं, तो हम कैसे उसको क्रियान्वयन में लाएंगे। आप यदि हमको जिला पंचायत सदस्य नहीं मानते तो ये आपकी गलती है, क्योंकि हमको नहीं बताएंगे आप तो उस समस्या को उजागर कैसे करेंगे। हम तो एक पुल है ना, एक जनप्रतिनिधि एक पुल होता है, जनता की समस्या को प्रशासन और शासन तक ले जाने का एक जनप्रतिनिधि पुल होता है। अब पुल में यदि चलना ही नहीं चाहते तो वो पुल क्या करेगा। चलिए ठीक है भैया। शुभम और अर्जुन दोनों में आपको रोक रहा हूँ, बड़ी सार्थक चर्चा आप दोनों ने की और एक अच्छा सार्थक आरोप प्रत्यारोप रहा, इसे व्यक्तिगत लेने की आवश्यकता नहीं है। और शुभम और जो बातें रही कि मंच, ये मंच अपना है, किसी दूसरे का नहीं है। मरवाही आपका है, मरवाही मेरा है, इसीलिए कार्यक्रम वही बोल रहा हूँ कि कम से कम जनप्रतिनिधि को आप बताएं। मेरी बात सुनो, इसीलिए कार्यक्रम हमर चौपाल है। चौपाल अपनों का होता है, दूसरा नहीं आता चौपाल में बैठने के लिए। और चौपाल में पहले भी इस तरह की बातें होती थी, तो हम चौपाल में बैठ के ही चर्चा करके समाधान निकालते थे। तो आज उसीलिए चौपाल रखी गई है और सब भाई आपस में बैठे हुए हैं, कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई भाई है, बराबर बैठे हैं, कोई भाषा हम लोग सब साथ में हैं, तो यही समस्या तो हमको सुननी है, यही जानना है, इनको भी अवगत करा रहे हैं। आप जनप्रतिनिधि है, जिला पंचायत सदस्य है, कोई पूर्व का है, कोई वर्तमान में ब्लॉक अध्यक्ष है। पर समस्या एक दूसरे को पता होनी चाहिए। मेरा कहना है कि एक दूसरे को पता हो ताकि उसका समाधान निकल जाए। समस्या बोलने से नहीं हल होता, समस्या का समाधान निकालना पड़ता है। इस मंच का उपयोग ही वही है, इस मंच का उद्देश्य वही है कि हाँ, जो समस्या है उनका समाधान हम निकालें। गणपत जी को है, गणपत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। गणपत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? शुभम भाई, मैं उस बार ग्राम सेवक का मीटिंग लिया। हेलो, हाँ बोलिए गणपत जी। बोलिए आप सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। हाँ, तो उस बार मैं जांच किया कि जो आपका जैविक खाद, गौठान वाला खाद है, मुझको जांच करवाया तो मेरे को पता चला कि इसमें जो है जितना मात्रा जो है यूरिया में, इफ्को में, डीपी में रहता है ना, उसमें से मात्र नाइट्रोजन का मात्रा 2% निकला। हेलो, इसका जांच नहीं करवाया क्या आपने जनपद से? जी भाई, जांच करवाया मैं, तो उसके अनुमान से सुनिए ना, बात मैं रखता हूँ। करवाया जांच तो मेरे को पता चला लगभग इसमें 5 क्विंटल में 1 एकड़ का होता है केचुआ खाद, जैविक खाद में। अब बताइए 5 एकड़ का कीमत हमको मिलता है कितना? 10 रुपए केजी के पर केजी के हिसाब से 5000 रुपया में 5 क्विंटल आएगा। तो वो किसान 5000 का क्या डाल पाएगा भाई? सही उपज के लिए मात्रा जो है ग्राम सेवक के माध्यम से ही दिया गया, जो 1 एकड़ के पीछे 5 क्विंटल डाला जाएगा। अब बताइए आप। जी शुभम जी, इसका समाधान अभी निकालेंगे। आप थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करना पड़ेगा इस चीज के लिए, क्योंकि अभी भी मेरे को इतना इस बात का क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये क्यों ऐसी समस्या आ रही है। ये चीजें मेरे दिमाग तक अभी तक नहीं पहुंचा है ये बात। नहीं, मैं मानता हूँ शुभम भाई कि ये गोबर खाद अच्छा खाद है,
है ना। लेकिन दरअसल किसान को 1500 में पूरा हो जाता है, तो आदमी 1500 को देखेगा कि 5000 को देखेगा, सबसे पहले यही डिस्कस होता है। बिल्कुल 1500 में ही उसको लेना चाहिए, क्योंकि 1500 में जब उसका काम हो जा रहा है तो 5000 क्यों लगाएगा। मैं कहता हूँ जैसे 2 रुपए किलो क्या लिए गोबर खाद, तो ज्यादा से ज्यादा अधिकतम में 3 रुपए 4 रुपए में बेचो आप, 10 रुपए में क्यों। तब तो मान लेंगे कि हाँ कि तो ये 2 रुपए का जो प्रॉफिट शासन को मिला। तो अभी 10 रुपए चल रहा है क्या आपका। जी भाई 10 रुपए ही चल रहा है यार। इस बात को मैं ऊपर तक लेके जाऊंगा, ताकि कम से कम अपने किसानों को, अपने क्षेत्र के लोगों को कहीं ना कहीं उसका लाभ मिले। जी हाँ ठीक है बात। और बिल्कुल हाँ मैं उस बार चर्चा किया था। आप जो आपका नरवा घरवा और गौठान के क्षेत्रों में है ना, तो जहां तक मैं पूछा था गौठान में अब तक शासन को कितना फायदा हुआ है, तो ये भी वो ग्राम सेवक के मुंह से जवाब निकला कि हमको जो खाद बनाया जाता है जबरदस्ती किसानों को थमाया जाता है। मैं बोला ये सर्वेसा गलत है। फिर पहले यूज करने के लिए आप फ्री में देते तो किसान यूज करते, अब जबरदस्ती का सोसाइटी में डाल देते हैं, जिसका परमिट कटा भाई 5 बोरी आपको लेना चाहिए, ये गलत है ना भाई। आप जितनी भी बातों को बोल रहे हैं, ये सारी बातों को संज्ञान में लिया जाएगा, और कहीं ना कहीं यदि कहीं पे गलती हो रही है, क्योंकि मैं आपकी बातों से अभी पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खुद इसका जब तक जांच ना कर लूं तब तक पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो सकता उन चीजों से। वास्तव में हकीकत चीज सुन भाई, मैं खुद कितना मैं 15 बोरी इसको खरीदा हूँ और 10 बोरी यूरिया, जिसमें से मेरे को 5 बोरी जबरदस्ती का कि आपको लेना ही पड़ेगा करके दिया। मैं बोला ऐसा क्यों, जबरदस्ती क्यों दिया जा रहा है। ठीक है गणपत जी, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी, इसका मैं पूर्ण संतुष्ट हूं। हाँ मैं एक बात गणपत जी को, 1 मिनट गणपत जी, अब आपको बोल दूं, जब वो शुभम जी यहाँ पे आश्वासन दे रहे हैं कि इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए और उनके संज्ञान में आई है, तो जरूर इस पे वो जो भी आगे ऊपर तक बात पहुंचानी है पहुंचाएंगे और कार्रवाई की भी बात की आश्वासन दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पे चौपाल में इस बात को मानना चाहिए और शुभम जी को हम इस बात को वक्त देंगे और उनके साथ चलेंगे। अर्जुन जी आप कुछ बोल रहे हैं। शुभम भैया बोले हैं कि हम बात ऊपर तक पहुंचाएंगे, हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। जी बिल्कुल, ये चौपाल में एक अच्छी बात है और हम सबको मिलकर के सार्थक निकालना है। और शुभम भाई अगर ये बोल रहे हैं, नतीजा है हमारा, हम तो बोल रहे हैं, शुभम अगर ये बोल रहे हैं कि हम इसके लिए बातों को ऊपर ले जाएंगे और जो गलत है उसके लिए हम आवाज उठाएंगे, तो हमको चौपाल के जितने भी लोग हैं सबको उनका समर्थन करके आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो अच्छी योजना है और किसानों के हित के लिए बनी है तो उसका किसानों को प्रॉपर हित पहुंचना चाहिए, उनको लाभ पहुंचना चाहिए। इसके लिए हम सब मिलकर के बिल्कुल आगे चलेंगे। चलिए और कोई इस बैठक में अपनी बात रख लें। सिद्दीकी साहब को सहकारिता विभाग SADO इनको मैं अवगत कराया हूँ, तो सिद्दीकी साहब का कहना है कि जबरदस्ती देने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं सोसाइटी वाले। आपकी बातें सुनिए ना गणपत जी, आपकी बातें बाकायदा रिकॉर्ड हो चुकी है। जो भी बातें आपने कही है, जो भी आपने बातें बताई, जो भी पीड़ा की कि जबरदस्ती दिया जा रहा है, ये रिकॉर्डेड है और इस बात को ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। शुभम ने भी कहा है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग कल कपेश्वर जी के माध्यम से, जो कि हमारे SCG न्यूज के वहां के ब्यूरो भी है, उनके माध्यम से सबके पास पहुंच जाएगा। आप बाकायदा अधिकारियों के साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्ट है जो आपने लगाया है फुल रिकॉर्डिंग के साथ में है, रिकॉर्डिंग मटेरियल भेजा जाएगा। विनय जी कुछ इसमें बोलना चाहते हैं? नारायण जी एक मिनट। ठीक है अर्जुन जी, आपके माध्यम से शुभम भाई को बताना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में अभी जो गाय वाला सिस्टम, रोड में बहुत सारे गरवा बैठे रहते हैं, उसके लिए श्रीमान CO साहब भी लेटर जारी किए हैं सभी ग्राम पंचायतों की, रात में जो रोड में गाय बैठे रहते हैं उसके लिए, और सभी ग्राम पंचायतों को जारी भी किए हैं और सभी ग्राम पंचायतों के द्वारा सभी लोगों को सूचना भी दे दिया गया है कि पर गरवा अगर ऐसा हो खुला मिलेगा तो 1000 रुपए जुर्माना रहेगा। लेकिन
पर ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि, पंच से लेकर सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, सब ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि अभी भी हमारे मरवाही से पिंडरा गौरेला तक चले जाइए, हजारों की संख्या में पूरे रोडों में गाय बैठे हुए मिलेंगे। जी बिल्कुल, मैं ये प्रश्न लेने ही वाला था, आपने ले लिया। शुभम जी, रोका छेका इतनी बढ़िया योजना और उसके लिए स्पेशल तौर पे गौठान बनाया गया। जी, तो रोका छेका में तो गाय को रोका छेका था, लेकिन गाय तो मैं मेरे को विनय अर्जुन जी, मेरे को अब बात ले लीजिए। शुभम से मैं प्रश्न कर रहा हूँ, जब रोका छेका योजना बनाई गई और गौठान उनके लिए बनाया गया, तो पशुओं को, पहला प्रश्न तो यह है कि पशुओं को पशुपालक जो है वो गौठान तक क्यों लेके नहीं जा रहे? दूसरा, अगर नहीं ले जा रहे हैं तो जब प्रशासन ने ये बातें कही है कि उन्हें ले जाया जाएगा और जो पशुपालक अपने पशुओं को यूं ही खुले में छोड़ दे रहे हैं उनके पास में 1000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया जाएगा, तब भी रोड के किनारे पशु क्यों बैठे मिलते हैं? मेरे ख्याल से शुभम पेंद्रो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। मैं तब तक किशन ठाकुर जी को, गणपत जी अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। किशन ठाकुर जी। जी 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 भैया, आ गए शुभम जी, आ गए भैया। जैसा कि जो मैंने आरोप लगाया था, शायद उसका प्रमाण गणपत और अर्जुन ने दे चुका है, दोनों ने दे दिया। जी जी तो जी, शायद मेरी बात बिल्कुल सही है। वास्तव में 15 दिन का गोबर, अरे यहाँ 5-5 साल का गोबर जो है सड़ रहा है, वो ज्यादा बेस्ट होगा कि 15 दिन का गोबर होगा। 15 दिन की गोबर में तो वो खरस ही नहीं आता है, वो खाद की क्षमता ही नहीं आ पाती है, जिसको ये लोग जबरदस्ती दे रहे हैं और बोल रहे थे जबरदस्ती नहीं दे रहे हैं। अर्जुन ने भी बताया है कि वास्तव में वो जबरदस्ती कर रहे हैं कि आपको लेना ही पड़ेगा, और भले वो कागज में लिख के प्रशासन न दिया हो, शासन न दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि आपको लेना ही पड़ेगा। और जैसा कि बताया, जब 1500 रुपए 5 एकड़ मेरा जो है खाद हो जा रहा है, तो मैं 5000 में क्यों लूं? सही बात। मतलब आप सीधे सीधे आप उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं किसानों को। ये किसानी करने से ही रोक रहे हैं कि आप किसानी ना करें। और शायद इनकी इसमें क्या है, इनकी बहुत बड़ी दूरदर्शिता है कि अगर किसानी ही नहीं करेंगे तो हमको धान कम से कम खरीदना पड़ेगा। हो सकता है खेती भी मनता हो। बिल्कुल। विनय जी, विनय चौबे जी, जी आप सहमत करते हैं हमारे किशन साहब की बात से कि सरकार की कुछ ऐसी मंशा है कि धान कम खरीदना पड़े, इसलिए खाद का रेट बढ़ा दो, जबरदस्ती खाद दो, लोग खरीदेंगे नहीं? किशन ठाकुर जी ने कुछ ऐसी बातें कही है। आवाज आ रही है भैया? हाँ, आ रही है विनय। हाँ बोलिए भैया, प्रश्न एक बार आप फिर से बोल दीजिए। मैं कह रहा था कि जो आरोप अभी गणपत जी ने लगाया, जैसा अर्जुन जी ने बोला, उसी क्रम में हमारे किशन ठाकुर जी ने बोला कि शायद सरकार की मंशा है कि दवा व दान के लिए खाद खरीदने बोलेंगे, और खाद शायद उस क्वालिटी का नहीं आ रहा है, क्योंकि जिसको कि 5-5 साल लगता है गोबर की बढ़िया खाद बनाने में, वो 15 दिन में तैयार कर रहे हैं, हफ्ते भर में दे रहे हैं और जबरदस्ती दे रहे हैं। देख, तो 1500 रुपए का जो कॉस्ट था वो बढ़ के 5000 रुपए हो रहा है जबरदस्ती देने में। दूसरा, हो सकता है एक ऐसा भी इन्होंने विचार किया कि हो सकता है आने वाले समय में इससे धान की खेती भी प्रभावित हो, तो सरकार को धान कम खरीदना पड़ेगा। इस पे विचार आपका भी, कुछ आपको भी ऐसा लगता है? ये बिल्कुल सच्चाई है नरेंद्र भैया। होता ये है कि शासन अपने जो ये प्रोडक्ट है, इनको ये लोगों के पास जबरदस्ती का देने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। और गोबर 2 रुपया किलो खरीद रहे हैं, गोबर यहाँ तो चोरी हो जा रहा है, वो तो कहां से गोबर व्यवस्था कर पा रहे हैं, और 10 रुपए किलो किसानों के ऊपर जबरदस्ती का एक बर्डन बना के इनके द्वारा दिया जा रहा है। एक भी गौठान में चरवाहा नहीं है कि लोग गाय को अंदर करके वो चरवाहा, अगर कहीं चरवाहा का नियुक्ति भी हो गया है तो उसको पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो ये तो खैर एक अलग मुद्दा है। पर जहां तक किसानी का सवाल है, तो किसानों को सिर्फ ठगा जा रहा है। किसानों के पास एक्चुअल में गोबर खाद आज हमारे मरवाही में देख लीजिए,
कितनों किसान हैं उनके पास खुद का जहां गोबर रखते हैं वो सब है, उसके बाद भी उनको जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है, सोसाइटी में बुलाया जा रहा है कि आपको ये खाद लेना पड़ेगा। ये सिर्फ किसानों को परेशान करने का उनका नियत है और कुल मिला के ये योजना ही इनका फैल है मेरे नजर में, और ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं तो शुभम पेंद्रो जी जो शासन प्रशासन पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, इनसे बोलूंगा कि कम से कम ये ऊपर तक अपनी बात पहुंचाएं, मंत्री जी तक बात पहुंचाएं कि चरवाहों का नियुक्ति कर दिया जाए। जो गांव-गांव में आज एक्सीडेंट हो रहे हैं गायों के कारण, आज मरवाही बस स्टैंड में आप चलिए 500 गाय हैं, ये मरवाही लोहारी कुम्हारी के बीच में 500 गाय हैं। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये शासन की जिम्मेदारी है। सत्ता पक्ष के लोग बैठ के सिर्फ बयानबाजी करते हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। कोई भी आप रोड ले लीजिए ना, राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर प्रधानमंत्री सड़क में आप चले जाइए, आपको हर जगह गाय मिलेंगे। ऐसा कोई भी आप सड़क बता दो जहां गाय नहीं मिलेंगे। तो ये रोका छेका अभियान कुल मिला के कागज तक सिमट के रह गया है और अब इनको चाहिए कि इसमें इनको क्या कर सकते हैं। साधारण सा एक बात है कि चरवाहा का नियुक्ति कर दिया जाए और अगर सब गाय भी चिन्हांकित है, उनको अगर किसी का गाय बाहर है तो उनको पेनाल्टी किया जाए। पुरानी परंपरा को लागू कर दो, कांजी हाउस बना दो। गौठान पिछले साल गौठान बनाए, उसमें कम से कम सैकड़ों गाय मर गए, तो कांची हाउस में कम से कम रहेगा तो मालिक छुड़ा के तो लाएगा, नजर के सामने रहेगा उनका। जी बिल्कुल। हमारे साथ में मुझे आयुष मिश्रा भी दिख रहे हैं, जनपद सदस्य हैं। आयुष जी माइक को, अगर आपको आवाज पहुंच रही तो माइक। जय जोहार। जय जोहार, जय जोहार। आयुष जी, अभी काफी बात चल रही है, आप जनपद सदस्य हैं, युवा नेता हैं जी। आपके क्षेत्र में जी गौठान में कितने मवेशी रहते हैं? यह हमारे क्षेत्र में 3 पंचायत है मेरे यहाँ जी। 4 गांव है, जिसमें तीनों पंचायतों में अभी गौठान का कार्य चल रहा है, अभी निर्माणाधीन है। तो पशुओं को क्या हाल होता है? जो खेती किसानी का समय है तो पशु कहाँ जाते हैं? क्या पूरे गांव वाले बांध के रखते हैं या आप वहां भी, आपकी भी पंचायत में, आपके भी क्षेत्र में रोड में बिठा दिए जाते हैं? यहाँ अधिकतर तो बांध करके ही रखते हैं और कुछ तो रोड पे ही रहते हैं। मतलब दूसरे क्षेत्रों से भी गौवंश हमारे क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। जी, तो ऐसे कंडीशन में जो सरकार की जो योजना है आयुष जी, रोका छेका की जी, तो कितनी कारगर है आपके जनपद में? पहले मैं बता दूं कि कोई भी योजनाएं बनती हैं तो उसकी नीतियां बनती हैं जी, फिर उसका क्रियान्वयन के लिए उसकी नीयत होनी चाहिए। यह नीति तो अच्छी है क्योंकि सनातन काल से यह प्रक्रिया हमारे भारत देश में चल रही है कि रोका छेका ये एक सनातनी परंपरा है। शासन ने दिया है, नीति अच्छी है, लेकिन नीयत खराब है। नीयत खराब है, इसलिए उसका निर्धारण सही तरीके से जमीनी स्तर पर नहीं हो पा रहा है। आज जैसा पूर्व में हमारे वक्ताओं ने जो कहा वो बहुत सही कहा कि अगर गौठान में कोई व्यवस्था ही नहीं है तो शुरू में लोगों के अंदर जिज्ञासा थी कि गौठान है क्या, फिर लोगों ने धीरे धीरे गौठान को देखा और जाना, तब जाकर के ये माना कि इससे अच्छा सड़क में ही हमारी गाय जो है, गौवंश है, वो सुरक्षित दिख रही है हमें। गौठानों पे हजारों गौवंश की मृत्यु हो जाना। आज आयुष जी आपने एक अच्छी बात कर दी कि गौठान में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था तो फड़क में अच्छी है। आपके यहाँ गौठान निर्माणाधीन है जी, ऐसी क्या व्यवस्था होनी चाहिए गौठान के अंदर में, ताकि जो एक पशुपालक है वो गौठान में अपने पशुओं को भेज सके, रख सके? आपके अनुसार जी, ये इसमें बात ये है कि कोई भी पशुपालक होगा वो यही चाहेगा, जैसे अभी पिछले बार से अभी हम लोग के यहाँ लॉकडाउन था, किसानों के पास इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी जिसके कारण वो खुद का भरण पोषण करे, क्योंकि शासन की जो नीति और नियत आपको मैं पहले बताया वो बिल्कुल तरीके से समझ में आ रही है कि किस तरह से है। अब किसानों को अगर अपने गौवंशों के सुरक्षित रखना है तो वहां पास गौठानों पर छाया होना चाहिए।
उनके चारा की व्यवस्था होनी चाहिए। कैरियर घास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि वहां पास पैरा तक नसीब नहीं है गौवंशों को। वहाँ बोर तो हो रहे हैं, लेकिन वहाँ जैसे अभी विनय भैया बताए वहाँ चरवाहा नहीं है। ये बहुत सही चीज बताए, बहुत सही बात बताए। किसान आज अपने ऐसी क्या व्यवस्था हो गई है या ऐसी क्या मजबूरियां हो गई है कि एक किसान अपने गौवंशों को सड़क पर छोड़ दे रहा जी। ये नीति और नीयत का सवाल है। सरकार की नीति अगर सही दिख रही है तो नीयत एकदम खोटी जी। बिल्कुल नीयत सही, नीति सही है, नीयत में खोट है। शुभम जी, नीति तभी बनाई जाती है जब नियत अच्छी होती है। यदि नियत ही अच्छी नहीं होगी तो आदमी सोचेगा ही कि कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा करने का सोचेगा तभी किसी चीज को क्रियान्वयन में लाता है। तो हमारे दाऊ जी का, मोहन मरकाम जी का सबका सोच बहुत अच्छा है। किसान हितैषी हैं और लगातार कुछ ना कुछ ऐसे योजनाएं ला रहे हैं जो हमारे क्षेत्र को, हमको सबको अच्छे लाभ मिल रहे हैं जिस चीजों के। तो किसान हितैषी आप भी पहले से जान रहे हैं। और ये यदि गौठान बहुत अच्छा नियम है, बहुत अच्छी योजना थी, क्योंकि ये इंजीनियर ने ही बनाया था जी। ये आप भी जान रहे हैं कि ये NIT वालों ने और फिर क्या बोलते हैं GGO वाले ने, सब लोगों ने मिल के इस चीज को बनाया था। इसमें कुछ मेरे खुद के दोस्त हैं जिस प्रोजेक्ट को CM साहब ने उठाया था। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली इंजीनियर्स का था जिसको CM साहब ने लिया था। बिल्कुल बिल्कुल सहमत है भाई। ये है कि यदि कोई योजना अच्छी है, लेकिन मैं आपको बता दूं नरेंद्र भैया कि ग्राम पंचायत बगड़ार का गौठान झिरिया टोला में बन रहा है और झिरिया टोला से गांव से 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। सड़क झिरिया टोला और बगड़ार के बीच में नहीं है। ग्रामवासी सड़क के मार्ग की मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। सड़क वहां जाने के लिए क्या बोलते हैं, गनया से घूम करके 10-12 किलोमीटर जाना पड़ता है। क्या अपने गौवंशों को वो 10-12 किलोमीटर हाँक करके लेके जाएंगे? उनके पास इतना ही समय है। अभी विनय भैया ने कहा कि चरवाहे की नियुक्ति होनी चाहिए, बहुत सही, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। ग्राम पंचायत चंगेरी में भी यही स्थिति है। मेरे जनपद क्षेत्र का मामला है कि वो बैगा मोहल्ला में जो गांव से 4 से 5 किलोमीटर दूर है, कौन सा किसान है किसके पास इतना समय है आज के समय में जो 2 से 3 घंटे अपने गौवंशों को ले जा करके गौठानों में रखेगा? गौठान अच्छी योजना है, लेकिन क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर एकदम शून्य है, जिसकी जवाबदारी प्रशासन और सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि और नेताओं को लेना पड़ेगा। इसमें कोई अछूता नहीं है, क्योंकि ये बात एकदम सत्य है जो सामने में दिख रहा है कि गौवंश आज सड़कों पर बैठे हैं। एक किसान की ऐसी क्या मजबूरियां होंगी जो अपने गौवंशों को वो सड़क पर छोड़ रहा है? कोई ना कोई अच्छी बात। ठीक जब आप शुभम को देने दीजिए आयुष जी। शुभम जी के पास ये प्रश्न है। शुभम जी, बिल्कुल जो प्रश्न है वो जायज है और सभी लोग ये बात कह रहे हैं कि जब किसान को, पशुपालक को ये पता है कि रोड में बैठेगा तो मेरे गौवंश का नुकसान होगा, लेकिन यह भी बात सच है कि जो व्यवस्था उसको चाहिए वो गौठानों पे उपलब्ध नहीं हो पाई, चाहे पानी की समस्या हो। दूसरी बात ये कही थी कि वहां पे शेड होना चाहिए, शेड अभी पूरा बना नहीं है। बोरिंग वहां पे हो पाई है कुछ जगहों पे, तो वहां पानी नहीं आ रहा है। जहां पानी है वहां पे पानी देने वाला नहीं है। समय है अभी जहां पे हर तरफ हरा चारा उपलब्ध है जो कि आकर्षित करता है गौवंश को, उसे हरा चारा पहुंचाने की भी व्यवस्था शायद कई जगहों पे हो नहीं पा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि गौठान एक बहुत बड़ी योजना है, छोटी योजना नहीं है, बहुत बड़ी योजना है। और सरकार को अभी 2.5 साल हुए हैं और ये योजना लगे 2 साल हुए हैं। तब से हम 1.5 साल से कोविड का ऐसा मार झेल रहे हैं जिससे हमारे अपने लोग, सबने अपनों को खोया है। बहुत बुरी दुर्दशा हमारे देश की, हमारे पूरे विश्व की हुई है। उसको झेलना, उस चीजों से निकलना, अभी हर चीजों के लिए एक समय सीमा लगती है। रोड भी बनता है तो उससे पहले उखड़ता है और जिस टाइम हम लोग को एक परेशानी झेलनी पड़ती है। गौठान एक अच्छा योजना है, धीरे धीरे इस पे क्रियान्वयन होगा और जब ये सही रूप लेगा अब सबको इसकी सफलता दिखेगी। जी बिल्कुल। चलिए, समय भी हो चुका है, 7:30 बज चुके हैं। 8:30 बज चुके हैं। चौपाल अपनी समाप्ति की ओर है। बड़ी अच्छी सार्थक चर्चाएं आप लोग के माध्यम से हुई हैं। बहुत सारे आरोप लगे, प्रत्यारोप आए और अच्छे सुझाव भी आए हैं। और सबसे अच्छी बात, सत्ता पक्ष की तरफ से शुभम ने बड़ी शालीनता के साथ में इस बात को स्वीकारा कि कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी कमी प्रशासन के माध्यम से हो रही है, जो कि इतनी अच्छी
नियति के साथ में नीति बनाई गई थी, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की ढिलाई की वजह से अभी भी जो जिस मूर्त रूप को लेना था गौठान को, वो ले नहीं पा रहा है। जो रोका छेका को अभियान को सफल करना था, वो अपनी सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा है। केवल कागजों में आदेश कर देने से, केवल कागजों में भय दिखा देने से, अर्थदंड लगा देने से कोई भी योजना सफल नहीं होगी। उसके लिए सबको मिलकर के आगे आना होगा और प्रशासन के ऊपर में दबाव बनाना होगा। कुल मिलाकर के आज की बातों में यही निकली है। और शुभम ने इस बात को लिया कि जो भी बातें अभी यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हमारे मित्रों ने, हमारे सहयोगियों ने बैठ करके चर्चाएं की, उसको वो अपने ऊपर तक बात को पहुंचाएंगे, अधिकारियों को घेरेंगे और जो भी सत्ताधीश है, जो भी मंत्रिमंडल में है, उनके कानों तक इस बात को ले जा करके संज्ञान में लाएंगे और कार्य अच्छा होगा। मैं चलते चलते अब अंतिम में अपने सभी लोग से कमेंट्स भी चाहूंगा, जितने भी जुड़े हुए हैं कि चौपाल में जो असार्थक चर्चा हुई है तो इसको कैसे अपन सफल कर सकते हैं, इस पे भी एक छोटा सा कमेंट्स हो जाए। सबसे पहले हमारे किशन ठाकुर जी। निश्चित ही बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इससे क्या है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, गांव के मुद्दे हैं, तो सामने आते हैं। और निश्चित ही मैं अपने शुभम का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि वास्तव में उसने बिल्कुल सहज और सरल तरीके से स्वीकारा है कि वास्तव में गलतियां हैं, खामी है। प्रथम वक्तव्य में ही उसने कहा कि वास्तव में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और यही जो है अच्छे नेता का पहचान है, ये नहीं कि मैं जो है नकारते जाऊं हर अच्छी चीजों को। तो निश्चित ही मैं धन्यवाद उनको देना चाहूंगा। और सबसे बहुत बहुत बड़ा मैंने अत्यंत ही धन्यवाद आपको, जो आपने इस मंच को बनाया और इस मंच में हमको जो है जगह प्रदान की। विनय जी। नरेंद्र भैया, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बधाई दूंगा और जितने भी हमारे मरवाही जुड़े सभी को बधाई दूंगा कि अपने पेंड्रागोला मरवाही क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का एक चौपाल के माध्यम से बहुत अच्छा मंच मिला है। और ऐसे ही नए नए मुद्दे में अपन लोग आगे आए, बैठ के बात करें। बात करने से सभी चीजों का निष्कर्ष निकलता है। सभी को धन्यवाद। बिल्कुल। अर्जुन जी। जी भैया। बिल्कुल, बहुत दिन बाद आप जुड़े हैं। मैं चाहूंगा कि इस अपना जो कार्यक्रम है आगे भी चले। आज के ऊपर में अंतिम कमेंट्स होना चाहिए जो भी प्रोग्राम हुआ है। जी, जितना भी मैं बोला हूँ, शुभम भैया स्वीकार किए हैं, मैं इसके लिए उनके आभारी हूँ कि हमारी बातों को जरूर शासन प्रशासन तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल। शुभम जी, अंतिम बारी आपकी। सवाल में आज जितनी भी बातें रखी गई, सब लोगों ने बढ़िया आरोप प्रत्यारोप भी रखे, सुझाव भी आया, सबसे अच्छी बात है। तो उसमें अब आपका कमेंट्स मैं लूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रथम चाचा जी का कि हम लोग की एक समस्या ये होती है, हम लोग हर चीजों को एक जगह पे रह के, क्षेत्र बहुत बड़ा है, चीजें बहुत ऐसी हैं, समस्याएं बहुत सारी हैं। तो इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे क्षेत्र की चीजों को, क्योंकि हम आज नेता इसलिए बने हैं क्योंकि अपने क्षेत्र की चीजों को सही कर सकें। और हम सब यदि एक हो गए, सब मिलके यदि अच्छे से काम करें, क्योंकि हम सबका ध्येय एक ही है कि देश को आगे बढ़ाना, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना। यदि हम सब एक हो जाएं तो, और आपका जो मंच है, ये मंच यदि हमको ऐसा मिलता रहे तो जितनी भी क्षेत्र की समस्या है वो हम तक आएंगे और सब मिलके उस चीज के लिए लड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने की पूर्ण कोशिश रहेगी। और इसके लिए हम हमेशा 24 घंटे बिल्कुल खड़े हैं। धन्यवाद शुभम जी। और हमें आपका मेरा तो पहला आपके साथ में मुलाकात हुआ, इंटरेक्शन हुआ है आमने सामने बैठ के बात करने का। मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ, जिस सहजता के साथ में आपने सारे प्रश्नों को लिया और उसका जवाब दिया है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। और जो आप सभी लोगों ने एक बात कही, चौपाल आपका है, मैंने चालू की थी और हमारे चौपाल का कार्यक्रम आप लोगों को समर्पित है। मेरा यह मुद्दा है कि हम सारे राजनीति से ऊपर हट करके, हम सब एक परिवार के लोग हैं, एक समाज के लोग हैं, तो राजनीति से ऊपर हट करके जो भी कमियां शासन की योजनाओं को करने में कमी ला रहे हैं प्रशासन, उसे सुचारू रूप से करवाने के लिए हम इस मंच पे बैठे और सार्थक सुझाव दें, उपाय बताएं और हम अपने क्षेत्र का विकास कर सके, मरवाही गौरेला पेंड्रा का विकास कर सके, यहाँ की जनता को लाभ पहुंचा सके, जितना अधिक लाभ योजनाओं के माध्यम से मिले।
तो निश्चित रूप से फायदा होगा। तो आने वाले समय में चौपाल लोगों के लिए फायदेमंद हो, इस उम्मीद के साथ में मैं आप लोग का सहयोग आगे भी चाहूंगा। और कई योजनाएं हैं किसानों के लिए, चाहे वो पशुपालन की हो, चाहे मछली पालन की हो, कुक्कुट पालन की है, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। हम उन तमाम के बारे में विचार करेंगे, बात करेंगे और अगली बार हो सके तो कई अधिकारियों को भी हम इस मंच के माध्यम से पकड़ने का प्रयास करेंगे कि आप भी उन योजनाओं के बारे में चौपाल के माध्यम से जनता तक पहुंचाएं। प्रश्न हमारे होंगे, जवाब उनके होंगे, सहयोग आप लोग का मुझे चाहिए होगा। इसी उम्मीद के साथ में मैं अगले फिर किसी विषय के साथ आप लोग के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से नमस्कार, अनुमति चाहता हूं। शुभ रात्रि, गुड नाइट। आप सभी को बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार भैया, नमस्कार भैया। नारायण भैया नमस्कार। अभी चालू कर। अरे बहुत शुभम तो शुभम का लगा क्या नाम पहले मैं नहीं बोला।